आज हम पढ़ने वाले हैं लिव एस वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी। लिव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो रशिया से बिलोंग करते थे। उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा गया है। ही फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। उन्होंने सोसाइटी में जो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट होता है लर्निंग का, उस पर ज़्यादा फोकस किया है। पियाजे ने पिछले थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव एबिलिटी भी है, ज़्यादा फोकस किया है। बच्चे एक्टिवली लर्न करते हैं, खुद से लर्न कर सकते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेज बाय स्टेज लर्न करते हैं और डेवलप करते हैं। यहाँ पर वाइगोट्स्की बोल रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिया है उन्होंने। एक है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है कल्चर। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन फोकस मोर ऑन सोशल ग्रुप्स फॉर लर्निंग। उनके मुताबिक चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो सोशल ग्रुप्स में ज़्यादा सीखते हैं, अच्छे से ज़्यादा सीख पाते हैं। जैसे दोस्त दोस्त के साथ हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, बच्चे नेबर्स के साथ हो गए, नेबर्स में जो बच्चे वगैरह खेलते हैं उनके साथ रहकर सोशली एंगेज होकर इंटरेक्शन करके ज़्यादा इजीली सीख पाते हैं। वाइगोट्स्की एंड लैंग्वेज, इसमें क्या बोला गया है? वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि बच्चे कैसे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। वाइगोट्स्की के मुताबिक तो बच्चे सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, इजीली एक्वायर करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होता है। वाइगोट्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, ए मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। उनके हिसाब से लैंग्वेज है, उनके हिसाब से या हो इन जनरल भी बोल सकते हैं कि लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम यूज़ करके हम अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स व्यक्त कर सकते हैं सामने वाले इंसान के सामने। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे जीवन में। द 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, उनके ही मुताबिक 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है। वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उनके हिसाब से 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज होता है। पहला होता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज्ड टू टॉक टू अदर्स। ये एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो स्पीच हम यूज़ करते हैं वो स्पीच को सोशल स्पीच कहा गया है। वो बच्चे के 2 साल के बाद शुरू होता है, वो उसी स्पीच को सोशल स्पीच कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोट्स आप लोग देख रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के वक्त बहुत काम आएगा। दूसरा है प्राइवेट स्पीच। इट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 3। ये 2 साल के ये 3 साल के बाद स्टार्ट होता है। इसको प्राइवेट स्पीच बोला गया है। प्राइवेट स्पीच क्या है? इट इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ये खुद की तरफ डायरेक्ट किया गया हुआ एक स्पीच है जिसको प्राइवेट स्पीच कहा गया है। वो इंटेलेक्चुअल फंक्शन भी प्ले करता है। बच्चे की समझने की क्षमता को, बच्चे की चिंतन करने की क्षमता, बच्चे को कुछ सोचना है, कुछ बोलना है, वो इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन है वो सब सपोर्ट करने के लिए जो स्पीच यूज़ करता है बच्चा 3 साल के बाद, उसको प्राइवेट स्पीच कहा गया है। नेक्स्ट है साइलेंट इनर स्पीच। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड। इस स्पीच में इस लेवल से प्राइवेट स्पीच अंडरग्राउंड हो जाता है। ये कौन से वक्त पर स्टार्ट होता है? ये एज 7 के बाद, 7 साल के बाद, 7 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है साइलेंट इनर स्पीच। डिमिनिशिंग इन ऑडिबिलिटी एज इट टेक्स ऑन ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग स्पीच की तरह यूज़ करते हैं बच्चे। ये प्राइवेट स्पीच अंडरग्राउंड हो जाता है, मन ही मन बातें करते हैं बच्चे। पर कुछ बच्चे तो पढ़ाई भी मन ही मन करने लगते हैं। कुछ बच्चे बोल बोल के पढ़ाई करते हैं, तो कुछ बच्चे साइलेंट इनर स्पीच, ये इसको उस तरह के पढ़ाई को साइलेंट इनर स्पीच कहा जाता है। जो मन ही मन में पढ़ते हैं बच्चे, उस स्पीच को साइलेंट इनर स्पीच कहा गया है। वो 7 साल की उम्र के बाद उभरने लगता है वो साइलेंट इनर स्पीच। यहाँ पर प्राइवेट स्पीच को आप ईगोसेंट्रिक स्पीच भी बोल सकते हैं, जो हमने पिछले थ्योरी पियाजे की थ्योरी में समझा था। नेक्स्ट है सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स। 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स
वाइगोत्स्की के मुताबिक और दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चन सीटेट में आता है, एटेट असम टेट में अभी आ चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार एच टेट और हाई स्कूल टेट में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो हमें ये सब पढ़ना होगा, समझना होगा। देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, शॉर्टली एब्रीवेटेड एज ZPD। मोर दूसरा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तीसरा है स्कैफोल्डिंग। ये तीनों एक के साथ एक जुड़ाव करके काम करते हैं। एक के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। ये तीनों एक साथ काम करके बच्चों का नॉलेज का दायरा जो छोटा होता है उसका बड़ा करने में मदद करता है। आइए देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में यहाँ पर जो एक छोटा सर्कल दिया गया है, ये है हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई हेल्प चाहिए होगा। वो हेल्प कौन करेगा हमें? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। हमारे पास जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होगा कि वाइगोत्स्की ने थ्योरी दिया है, उस थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी बताया गया है। उस थ्योरी में आपको डिटेल्स में ज़्यादा ना भी पता हो, पर थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा। मैं यहाँ पर MKO का रोल प्ले कर रहा हूँ, मोर नॉलेजेबल अदर, और आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो ये दायरा है, ये छोटा नॉलेज का दायरा है, ये बढ़ के बड़ा नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए, बड़ा नॉलेज के दायरे में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो छोटा सर्कल वो बड़ा नॉलेज के सर्कल में जो कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ZPD is a boundary of your ability to do something. Some things are known to us. कुछ चीज़ें हमें पता होता है। We need no help from others. हमें कुछ हेल्प नहीं चाहिए होता दूसरों से to gain that knowledge or skill. But when we want to expand our smaller boundary, that is the smaller circle, to a bigger limited boundary, that process is called scaffolding. छोटे बाउंड्री को हम बड़े बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसी प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहा गया है। ये दायरे को इसी दायरे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। ये फिक्स्ड बाउंड्री है जो हम छोटे से बड़ा कर सकते हैं और भी बड़ा कर सकते हैं थ्रू नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। एंड द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट helps us reach there is called MKO, more knowledgeable other। ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। एज डजेंट प्ले ए रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हियर। एज डजेंट प्ले ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हियर, बट अकॉर्डिंग टू पियाजे एज प्लेज ए ह्यूज रोल। यही डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है पियाजे और वाइगोत्स्की में। एज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता सोशियो कल्चरल थ्योरी गिवन बाय वाइगोत्स्की के मुताबिक, बट पियाजे के अकॉर्डिंग एज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। स्कैफोल्डिंग कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्लूज फॉर एग्जाम्पल्स। This help is provided until you have become self-sufficient in any topic or thing. ये हेल्प, टेम्पररी हेल्प आपको तब तक दिया जाएगा जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट यानी खुद नॉलेज एक्वायर करना स्टार्ट नहीं कर जाते और खुद स्किलफुल नहीं बन जाते। उस हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्पररी हेल्प। यस, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग हम जब सीखते हैं तब हमारे पीछे हमारे माता या पिता या हमारे दोस्त हेल्प करते हैं, थोड़ा पकड़ते हैं और हमको पुश करना स्टार्ट करते हैं। हम पेडल मारना स्टार्ट करते वो पुश करना छोड़ देते हैं और हम साइकिल चलाना ऑटोमेटिक आगे देख के चलाते जाते हैं। ऐसे कर के हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं।
तो वो जो पुश है, थोड़ा पकड़ते हैं, पीछे से पकड़ते हैं, वो क्या है, वहाँ से लेके और साइकिल चलाने तक जो हमको सपोर्ट दिया गया है, टेम्पोररी हेल्प किया गया है, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये एक टेम्पोररी हेल्प है। वो वो हेल्प तब तक ही दिया जाएगा हम लोगों को जब तक हम साइकिलिंग नहीं सीख जाते, साइकिल चलाना अच्छे से नहीं सीख जाते, तो उसी को स्कैफोल्डिंग कहा गया है। तो ये रहा आज का क्लास। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।